नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमन दुबे और आप सब देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट। आज हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान मौजूद हैं हमारे हिंदुस्तान पोस्ट पर, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देशभक्ति में लगा दिया, राष्ट्र की सेवा में लगा दिया। बचपन से ही वो राष्ट्रभक्ति में हमेशा से प्रथम रहे हैं, जिनका जन्म हरियाणा के एक छोटे गांव से हुआ और उधर से ही उन्होंने देशभक्ति के लिए अपना रास्ता चुना। देशभक्ति के साथ साथ वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक भी हैं, जिन्हें आरएसएस कहा जाता है, और उसके साथ ही भारत विकास परिषद के संगठन मंत्री भी हैं। 1980 से लेकर अब तक वो देशभक्ति में कार्यरत हैं और उन्होंने जेएनयू में छात्रों से देशभक्ति के विषय पर बातचीत की है और देशभक्ति के बारे में बताया है। जेएनयू से लेकर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से लड़ने तक हर विषय पर ये प्रथम रहे हैं। नमस्कार सुरेश जैन जी, आपका नमस्कार अमन जी। पर बहुत जी बहुत धन्यवाद धन्यवाद अमन जी। कई दिनों से चर्चा थी तो आज मिलना हो आपसे। हाँ। अच्छी बात है। सुरेश जी, आपको बचपन में कैसे ख्याल आया या किसी ने आपको बताया हो कि मुझे देशभक्ति करनी है, राष्ट्रभक्ति करनी है, राष्ट्र की सेवा करनी है? अमन जी, छोटा सा गांव मेहंदीपुर उसका नाम है, यमुना के बिल्कुल किनारे है। छोटा सा प्राइमरी स्कूल वहाँ होता था, अब तो शायद मैट्रिक है। और हमारे एक श्री राम सिंह भट्ट करके हमारे मुख्य अध्यापक थे, हेडमास्टर जिसको कहते थे उस समय, वो वास्तव में गुरु थे। हम बहुत छोटे बालक थे, हमें देशभक्ति के गीत सुनाते थे, ऐसे करते थे। उसी में वो प्रेरणा देते थे कि देश के लिए कुछ करना, देश के लिए मरना, देश के लिए देशभक्ति सीखना। तुम चले जाओगे, कहीं भी चले जाओगे, गांव को क्या करोगे। तो ऐसी छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी कहानियां सुना करके वो हमें ऐसे छोटे मन पर चुनते थे। हमारे मेरे स्वयं के चाचा जी वो दिल्ली में अध्यापक थे। उनका बहुत सारा साहित्य, कहानियों की छोटी छोटी पुस्तकें वो घर में रखी थी, मैं निकाल के पढ़ता रहता था। और उसमें से बहुत सारी चीजें मैं आज भी मुझे याद है। हमने एक कव्वाली की थी वहाँ जी। आसमान में सूरज चमके, धूप पड़े मधुमाती, खेती के बारे में थी। आसमान में सूरज चमके, धूप पड़े मधुमाती, टप 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 गिरे पसीना, फिर भी चले दराती, ओए खेत काटती जाए। यानी वो जमीन से जुड़ करके ऐसे कितनी ही छोटी छोटी गतिविधियां गांव में, वहीं रहते थे, स्कूल में रहते थे, मैं खाना देने जाता था उनको, और वहाँ बैठने के बाद हम 4-5 बालक हो जाते थे, वहाँ इकट्ठे होते थे। तो वो इस तरह की बहुत सारी बातें सुनाते थे। हमारे रिश्तेदार आते थे हमारे घर, मेरे चाचा जी आते थे, क्या बनेगा? तो मैं कहता था मैं फौजी बनूंगा, आर्मी में जाऊंगा। क्यों जाएगा आर्मी में? कुछ और नहीं करेगा क्या? देश की सेवा करनी है। अरे देश की सेवा क्या, क्या करेगा देश की सेवा? देश को अच्छा बनाऊंगा। ऐसे बहुत छोटा होने पर, मैं तीसरी चौथी में पढ़ता था, 5वीं में पढ़ता था, उसमें इस तरह की बातें सौम्य होकर के हृदय से निकलती थी। फिर मैं सोनीपत पढ़ा, वहाँ से थोड़ी दूर आकर के सोनीपत में ऐसे ही शिक्षक भी मिले, अच्छा वो वातावरण मिला, ऐसे मित्र मिले। वहाँ से फिर मैं दिल्ली आया प्री मेडिकल करने के बाद, और वहाँ आकर के मैं शाखा में, सहज भूमि तो तैयार थी, तो उस पर हल चलने की बात थी, अंकुरित होने की बात थी, बीज डलने की बात थी, तो मैं शाखा पे जा करके, लेकिन मैं शाखा पर शुद्ध रूप से देश प्रेम की भावना से गया था। मुझे किसी ने वो नहीं कहा कि तुम आओ शाखा आओ या कुछ करो। मैंने बल्कि काफ़ी
उनको शाखा पर लेकर के गया। शाखा पर मेरा एक स्वाभाविक जाकर के जैसे जैसा मन था, जैसा मेरा स्वभाव था, उसके अनुसार मुझे शाखा में वातावरण मिला और मैं तुरंत प्रचारक हुआ। 79 में मैंने प्रथम वर्ष किया, 80 में मैं प्रचारक बना। ऐसा एक सहज और उसके बाद एक व्यवहारिक देशभक्ति, कोई ऑर्थोडॉक्सी नहीं, कोई ऐसा कोई मारकाट या कोई किसी के प्रति नेगेटिव भाव नहीं, तो एक पॉजिटिव भाव से मैं प्रचारक बना। जैसा कि आपने अभी कहा कि आपके चाचा जी ने आपसे पूछा कि क्या करना है, आपने कहा कि सीमा पर जाना है, जवान बनना है। तो एक लाइन है कि हर इंसान देशभक्ति कर सकता है, जरूरी नहीं कि वो सीमा पर ही जाके करे, सेना ही बने। तो आपने जेएनयू में कई छात्रों से मिले, आपने उनको देशभक्ति सिखाई, राष्ट्र की भक्ति सिखाई, राष्ट्र सेवा सिखाया। उनमें आईआईटी के स्टूडेंट्स थे, मेडिकल छात्र थे, सीए के छात्र थे। वो अनुभव कैसा था आपको? ऐसा उस समय ना जेएनयू में लेफ्टिस्टों का काफी जोर था। और नक्सलाइट्स भी बड़ी संख्या में वहाँ थे। दैट वाज नॉट ए वेरी इजी पीरियड। उस समय कोई चलते फिरते, आजकल तो वातावरण टोटली डिफरेंट है। उस समय मुझे याद है कि एक बार मैं निकर, हाफ पैंट, खाकी निकर पहन के गया शाखा में। ऐसे ही गया, शाखा तो लगती नहीं थी। तो हमारे एक विश्वनाथ सुर असम के एक विद्यार्थी थे, वो पुराने कवि सुनसेक रहे थे, वहाँ पढ़ते थे, चुपचाप रहते थे, किसी से कोई एक्सपोज नहीं करते थे। मैं सुनसेक हूँ, लेकिन मैं उनको जानता था। तो अचानक वो पेरियार हॉस्टल में रहते थे, तो मिले एकदम से, अरे निकर पहन के आए हो, ये लोग मार देंगे, तू अपने आप को ज्यादा क्रांतिकारी मत बन, यहाँ मार के, जंगल चारों तरफ जंगल था जेएनयू में, तो मार के फेंक देंगे, गिद्दड़ होते हैं यहाँ, खा जाएंगे, शरीर भी नहीं मिलेगा, पागल हो गया है, निकर नाकर पहन के मत आया कर। तो मैंने हंसते हुए, सीनियर थे वो, मेरे से बड़े थे, मैंने कहा विश्वनाथ जी एक ही बार मरना है ना, 2 बार नहीं मरना है ना, तो एक बलिदान हो जाएगा, क्या है, मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ ना, बताइए कोई गलत किसी के खिलाफ कर रहा हूँ क्या? तो अरे मैं जो कह रहा हूँ वो मानो, ये दलील मत दे, सामान्य वेश पहन के आया कर, सामान्य रहे, जब यहाँ अच्छा काम हो जाएगा फिर निकर पहन के आना। लेकिन इस तरह का वातावरण था, भय करने वाला, लेकिन सतत प्रयास से लोगों के साथ बैठ के, लोगों के प्रति स्नेह। मुझे याद है कि एकदम घोर नक्सलाइट एक लड़का था, रामचंद्र, और वो नक्सलाइट आर्मी का अल्ट्रा लेफ्ट जिसको कहा जाए, उसका वो था। वो उनकी ड्रेस पहनता था, हरे रंग की, बिल्कुल खाकी, वो आर्मी वाली, उसको प्लेन ग्रीन शर्ट, हाँ प्लेन हाफ वाली, और उससे दोस्ती हुई मेरी। मैं एक दिन गया और मेस में खाना खाने के लिए बैठा टेबल पर, किसी अपने विद्यार्थी था, हमारा एक मित्र था रंजन राउतरे, उड़ीसा का, तो उसके नाम से एंट्री करके मैं खाना खाने लगा। तो देखा मैंने, मेरी जिस टेबल पर मैं खाना, सब उठ के चले गए, मैं अकेला बैठा रहा, और हंस रहे थे सब मेरे ऊपर, ऐसे इशारा कर करके, ये कम्युनिस्ट, कम्युनल उसका है ऐसा। अब मुझे लगा कि यार मैं खाना खाऊं कैसे, एक थोड़ा डिमोरलाइजेशन का हो ऐसा। लेकिन वो रामचंद्र आया थोड़ी देर में बाई चांस, और आकर के उसको मालूम था कि ये सब क्यों उठ के गए हैं। उसने मेरे पीठ पर एकदम से, अरे सूरज जी क्या बड़े दिन के बाद आए, क्या और क्या लोगे, और अपनी थाली मेरे साथ रख करके और बातचीत करते हुए, उसने ये शो भी नहीं होने दिया कि ये क्यों छोड़ के गए हैं, मुझे मालूम था, और हंसते हुए भोजन किया। तो मुझे लगा कि ये कहाँ से नक्सलाइट है, ये अच्छा एक व्यक्ति, अच्छा इंसान है। अगर आइडियोलॉजिकली या किसी भी तरह से ये होता तो ये तो एकदम बहुत एडवांस उसमें है, स्टेज में, और उसके बावजूद ये आकर के मेरे साथ इस तरह, सब देख रहे थे, भयभीत थे लोग, सब एकदम से बदल गए, उनकी हंसी खत्म हो गई सारी। और भोजन करने के बाद वो मुझे अपने कमरे में लेके गया, और कमरे में ले जाने के बाद खूब बातचीत हुई। वो रामचंद्र पुरी में, उड़ीसा में, बाद में संचालक बना, कोरोना में उसकी डेथ हो गई। लेकिन वो बहुत अच्छा, ऐसे जब मुझे लगा कि ऐसे ये जो नक्सलाइट हो गया, हमारी जो इतनी इनके प्रति एलर्जेटिक भावना है वो नहीं है, ठीक नहीं है।
मैं तब से मैंने अपने आप में सबके साथ दोस्ती करता था, सबके साथ मिलता था, सब मेरे दोस्त थे। रात को 12-12 1-1 बजे तक मैं जेएनयू कैंपस में ढाबे पर, गंगा ढाबे पर बैठता था। वहाँ सब आते थे, चाय पीते थे, मिलते थे। मुझे कभी किसी ने वो नहीं किया। मैं लेफ्टिस्टों के अच्छे कार्यकर्ताओं को भी मैंने तोड़ करके अपने अपने कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ता प्रचारक भी निकले वहाँ से, और एक पॉजिटिव वातावरण। हमारी 6 शाखाएं वहाँ शुरू हुई। अच्छा। एक लड़कियों की हुई जो हॉस्टल में छात्राएं रहती थी, हाँ। टीचर्स और कर्मचारी उनकी एक शाखा हुई, और 4 हमारी अलग अलग कैंपस में, एक कर्मचारियों के बच्चों की हुई, और 3 जो वहाँ हॉस्टल में रहते थे उन बच्चों की। 6 शाखाएं शुरू की हमने। छात्राएं हमारी जेएनयू की सेविका समिति की शाखा में से 18 बहनें महिलाओं के सेविका समिति के वर्ग में गई, और एक ऐसा होता है। तो उन्होंने बाद में एक निकाला बुलेटिन, वो कौन सी थी इनकी पत्रिका लेफ्टिस्टों की, वो अब तो चेंज हो गई है। उसमें उन्होंने लिखा कि रेड टू सैफरन, जेएनयू टर्न्स फ्रॉम रेड टू लाल सैफरन, से भगवा होते हुए लाल से भगवा करण जेएनयू का होता जा रहा है, ऐसा एक को निकाला। लेकिन उसके लिए बहुत काम किया हमने। 1-2 उदाहरण में देता हूँ आपको, ताकि आपके माध्यम से लोगों में संदेश जाए। घृणा किसी बात का इलाज नहीं है, मारपीट किसी बात का इलाज नहीं है। प्रेम से भी, शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। ये बात भी हम विजयदशमी के दिन, दशहरे पर और दीपावली पर वहाँ मेस बंद हो जाते थे। मेस कर्मचारी अपने घर पर जा करके वो करते थे। तो पहले वर्ष मुझे लगा कि अरे कल मेस बंद है। तो आसपास में आरकेपुर में शाखाएं लगती थी, आरकेपुर में स्वयंसेवक होते थे बहुत सारे। तो वहाँ से एक 20-25 विद्यार्थियों को चुना हमने, जो हमारे थोड़ा नज़दीक थे, थोड़ा मित्रता थी जिनके, और उन्होंने कहा अभी कल विजयदशमी है, दोपहर का भोजन घरों पर रखे हुए हैं। अरे भाई तुम यहाँ 10 साल रहोगे, कोई एक परिवार तो गार्जियन बनना चाहिए ना तुम्हारा। आज त्योहार पर उनके घर भोजन करोगे, तुम्हारे घर के वो गार्जियन बन जाएंगे, लोकल गार्जियन, फिर आने जाना। तो तुम दिल्ली के बारे में भी जानो ना, कहीं से आए हो, और जेएनयू के हॉस्टल में ये लाइव बता दोगे। तो उन्होंने, ये बहुत अच्छी लगी बात उनको। तो 25-30 विद्यार्थी, पहले साल हम, एक टूटा सा स्कूटर होता था मेरे पास, नगर प्रचारक था मैं, छोटा ही कार्यकर्ता था, तो उनको स्कूटर पर घर पर छोड़ के आया, फिर घर से लेके आता था। ऐसे 20-25 विद्यार्थियों को 10-12 घरों पर रखा। फिर दीपावली पर जिन घरों में छात्र छात्राएं हैं ऑलरेडी, उन्हीं घरों पर ऐसे सूची बना करके 40-50 थोड़ी संख्या बढ़ाई, उनको दिवाली पर घरों पर छोड़ के आया। तो वहाँ जा करके जब उनके छात्रों के उनके साथ खूब घुल मिले, खूब पटाखे और सारा दिवाली मनाई, तो बड़े खुश हुए। तो उस दिन के बाद से जेएनयू का वातावरण बदलने लगा। मैं जाता था तो सभी एक प्रेम भाव से देखते थे मुझे। जब भी मैं जेएनयू में जाता था तो जेएनयू में एक अच्छा मेरे प्रति वातावरण, प्राध्यापकों में, उनमें, मैं घरों में जाता था। एक प्राध्यापक होता था पहले उस समय, कूपी धुरंधर ज्योग्राफी के, उसका भी बेचारों का सब टीचर ने बायकॉट कर रखा था, कोई नहीं जाता था उनके घर। तो मैं उनको आईआईटी के प्रोफेसरों से मिलवाया, उनके साथ उनका आना जाना हुआ, तो वो थोड़ा सा सहज हुए। आईआईटी के प्रोफेसर वहाँ आते थे, उनके घर पर मिलना जुलना, तीज त्योहार पर मिलते थे। लेकिन कम्युनिस्टों ने, सब टीचर्स ने उसका फिर हमारे 10-12 टीचर्स हो गए ऐसे चुने। हमने देखा, ढूंढा कौन कौन, हमारे राम गोपाल जी थे, एक बीएल गुप्ता थे, ऐसे अलग अलग प्रकार से हमने कुछ टीचर्स को चुन के उनको साथ बिठाया, उनको साथ रखा, फिर वो साथ बैठने लगे। तो ऐसे करके एक धीरे धीरे बदलाव जेएनयू में आने लगा। मैं प्रमोशन होती चली गई मेरी। मैं चांदनी चौक में गया बीच में जिला प्रचारक होके, वहाँ सीए इंस्टीट्यूट वगैरह में, उसमें विद्यार्थियों में बैठने का मेरा चाव था, शौक था। लेकिन वहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, तो कई झगड़े हुए। तो अधिकारी कहते थे मुझे, तेरे साइकिल के ब्रेक फेल हो जाते हैं मुसलमान को देख के। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मैं इतना घृणित व्यक्ति नहीं हूँ। बहुत झगड़े मारपीट हुए, लेकिन हरियाणा का था ना, तो थोड़ा भाषा भी ऐसी थी। तो वो, लेकिन चांदनी चौक में 1 साल रहा मैं जिला प्रचारक। बाद में अगले ही साल में फिर साउथ दिल्ली में विभाग प्रचारक हो गया, और जेएनयू उसी में आता था। जेएनयू में फिर मैंने कंसंट्रेट किया और अच्छा काम वहाँ हुआ। एक बार गुरु दक्षिणा का उत्सव था, सरदे अशोक सिंगल जी को हमने
वक्ता बुलाया था। आशीष जी वहाँ वीसी थे, वो भी थे, उस मुख्य अतिथि थे। जब गुरु दक्षिणा चल रही थी, अशोक जी आए तो लेफ्टिस्टों ने खूब शोर गाली गलौज की चारों तरफ। हम अंदर गुरु दक्षिणा कर रहे थे, ये जो मोटर स्टैंड होता है नीचे, उसमें गुरु दक्षिणा थी हमारी। तो खूब गाली गलौज अशोक जी को उसको दिया। तो हमें बड़ा गुस्सा था कि भाई क्यों ऐसा कर रहे हैं, हम तो कभी इनके कार्यक्रम डिस्टर्ब नहीं करते, ये क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो बस वो गुरु दक्षिणा हुई, गुरु दक्षिणा खत्म हुई, अशोक जी को हमने निकाला। उनके साथ कमांडो थे, उन कमांडो की मदद से उनको बाहर निकाल दिया। और बाद में जो हमारे 300 साढ़े 300 छात्र गुरु दक्षिणा में थे, जेएनयू के थे सारे, तो उसमें एक सुनील मोहंती उड़ीसा का, वो आजकल असम में प्रचारक है, क्षेत्रीय प्रचारक है आजकल। तो उसने एकदम जोर से बोला आक्रमण सब छात्रों को, और हमारे स्वयंसेवकों ने दरवाजे दरवाजे तोड़ के, और जो बाहर सब नारे लगा रहे थे, खूब ठुकाई की उनकी, दौड़ा दौड़ा करके खूब मारा। मैं बहुत वो करता रहा कि अरे बस, वो जो गालियां दे रहे थे, अशोक जी का जो अपमान किया, अशोक जी के प्रति जो वो अपशब्द कर रहे थे, वो एक रिएक्शन थी। लेकिन वहाँ एक बड़ी घटना ये हुई, लेकिन उसमें से भी हमने बाद में संभाला अच्छे से सबके साथ कि भाई ये अपना तरीका नहीं है, हमको सबको मिल के करना है। और मिल के करते हुए उस इंसिडेंट से लगभग 15-20 अच्छे एसएफआई के भी, ऐसा के भी छात्र, मैं उनके पास गया, भाई गलती हुई, आपके लोगों ने भी उत्तेजना की, लेकिन हमारी गलती है, मैं क्षमा मांगने आया हूँ, आप भूल जाइए, जेएनयू एक अच्छा वो है, हम मिलजुल करके सौहार्दपूर्वक काम करेंगे, और यही करना चाहिए, जेएनयू की यही कल्चर है, सब अपनी बात कहें, मारपीट का कोई स्थान नहीं है। लेकिन तो 15-20 विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े। उसके बाद तो ऐसा ऊंच नीच होती रही, वैचारिक डिस्कशन होती थी। एक ये बात मुझे मानने की है कि वहाँ की प्रथा और दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रथा में एक अंतर होता था। वो जैसा बोलते थे कि भाई हम भी अपने नेताओं को बुलाते थे, वो भी अपने नेताओं को बुलाते थे, वैचारिक मंथन होता था, वैचारिक श्रेष्ठता किसकी क्या है, प्रश्न उत्तर होते थे, वो हमसे प्रश्न पूछते थे, हम उनसे पूछते थे। ऐसा वहाँ पर एक अच्छी प्रथा थी। लेकिन वो बाद में एनिमिटी में बदली, एलर्जी में बदली, असहिष्णु चेहरा लेफ्टिस्टों का जब हम आए और हम स्ट्रॉन्ग बनने लगे तब आया। और उन्होंने काफ़ी दमन भी किया, काफ़ी छात्रों का कैरियर भी ख़राब किया, लेकिन हमने, हमारे छात्रों ने त्याग करके, दमन सह करके, धीरे धीरे करके वहाँ पर एक अच्छा काम खड़ा किया। ऐसा कह सकते हैं कि कभी जब जेएनयू का इतिहास लिखा जाएगा, जेएनयू के ऊपर कभी आने वाले समय में पिक्चर या फिल्म बन सकेगी, तो एक हिस्सा उसमें आपका भी होगा, जो जेएनयू ने जिस जेएनयू ने आपने देखा था, और अब जब जेएनयू तरक्की के राह पर आपके समय में चला तो काफी बदलाव हुए थे। हाँ, निश्चित रूप से। और आज भी जो पुराने छात्र हैं देश भर में कहीं भी हैं, प्राध्यापक हो गए हैं, प्राध्यापक भी रिटायर हो गए हैं, क्योंकि 80 में था मैं, तो उस समय के लगे हुए प्राध्यापक अभी अजय दुबे, प्रोफेसर अजय दुबे अभी अभी रिटायर हुए हैं, वो उस समय छात्र थे। और ऐसे हमारे यहाँ एक छात्र थे जो बैंक में, एसबीआई में चेयरमैन हुए, सीएमडी बने, मैं उनसे मिलता था, वो भी अब रिटायर हो गए। वो सब जानते हैं, मतलब प्रारंभिक उसमें कि जेएनयू में भारत का ये अपना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी बाद में आया, संघ की शाखा लगाने वाला, पहली शाखा लगाने वाला प्रचारक के रूप में मैं था। और अगर निरपेक्ष भाव से किसी ने इतिहास लिखा जैसे महानुभाव ने, तो निश्चित रूप से आपका नाम होगा। 1997 में से 95 से 97 तक आप जम्मू कश्मीर में रहे, और उधर आपने आतंकवाद के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी है। आतंकवादियों को कभी आपसे मिलना हुआ आतंकवादियों? हाँ हुआ। कैसा अनुभव रहा था? मैं आपको बताता हूँ, मैं 95 में गया, माननीय इंद्रेश जी वहाँ पर प्रांत प्रचारक थे। जम्मू कश्मीर के इतिहास में इंद्रेश जी का नाम अमिट होगा, 1 स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। माननीय इंद्रेश जी की बहुत मेहनत हुई, और उन्हीं की प्रेरणा से मैं जम्मू में गया।
प्रारंभ में बताता हूँ मैं आपको, मेरा एक विशेष वो था, जब मैं रेलवे स्टेशन पर विदाई हो रही थी तो हजारों स्वयंसेवक रेलवे स्टेशन पर आए थे। पूरा रेलवे स्टेशन स्वयंसेवकों से भरा हुआ था। और ट्रेन आई, ट्रेन में मैं बैठा तो जोर से नारे लगने लगे, भारत माता की जय, ये वो सारा उद्घोष हो रहे थे। मेरी माँ भी आई हुई थी, परिवार के सब लोग आए हुए थे। मैं नहीं चाहता था कि माँ वहाँ आए। तो जैसे ही ट्रेन चली तो ये क्षण मेरे को कभी कभी भावुक बना देता। मेरी माँ चक्कर खा के गिर गई नीचे और मैं खड़ा था दरवाजे पर। तो मुझे लगा कि मैं उतरूं कि जाऊं। नीचे माँ बचेगी नहीं बचेगी पता नहीं, वो एकदम से बेहोश हो गई और मैं उधर उसमें जा रहा था। एक बड़ा भावुक सा क्षण था वो, लेकिन मैं उसमें फंसता किसी भी उसमें नीचे उतरने की सोचता भी। इतनी देर में गाड़ी चल पड़ी, एक झटके के साथ गाड़ी चली और फिर थोड़ी दूर जा करके रुकी। तो रुकने के बाद एक क्षण में फिर वो चल पड़ी। मैंने रुमाल निकाला और चेहरे पर घुमा था, क्योंकि हजारों नजरें मेरे चेहरे पर लगी थी कि ये क्या करेगा। किसी को भी ऐसी निराशा या ऐसा कोई वो नहीं, भावुकता नहीं दिखनी चाहिए। ट्रेन चल पड़ी और थोड़ी दूर में 1 घंटे के बाद फोन आया मुझे कि भाई माँ ठीक है, चिंता नहीं करो। वो थोड़ा गर्मी के कारण से उनको हो गया था तो ठीक से आए। मैं फिर गया जम्मू में, जाने के बाद काम किया। इंद्रेश जी का मेरे ऊपर बड़ा विशेष स्नेह था। इंद्रेश जी ने मुझे प्रचारक निकाला था, वहाँ जाकर के हमने काम किया। मैं पुंछ गया हुआ था, प्रवास कराता था मैं खूब, बिल्कुल इंटीरियर में जाकर के। श्रीनगर में भी गया, श्रीनगर की यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच में किया, प्राध्यापकों में किया। जैसे जेएनयू में किया ऐसे वहाँ पर भी मैंने श्रीनगर में भी काम किया। लेकिन पुंछ में मैं वहाँ पर थन्ना मंडी एक स्थान है बीच में, सोनकोट में बस रुकी। वहाँ से आकर के, पुंछ से आने के बाद, और दो लोग आए आकर के मेरे को नीचे उतार लिया बस से। मैंने कहा भाई क्या बात है बताओ, कौन हो? मैंने कहा मैं तो एक साइंटिस्ट हूँ, क्या करने आए थे? मैंने कहा यहाँ कई तरह की बीमारियां हैं जो कि लाइलाज हैं, उनकी खोजने के लिए आया, उनके सैंपल लेने के लिए आया था, देखने आया था कि भाई क्या है, आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। तो मैं WUSA के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सर्विस, उसमें सर्विस करता था। पुराना आइडेंटिटी कार्ड था मेरे पास, मैंने रखा था वो। तो मैंने निकाल के उनको कहा ये लो भाई, इससे क्या बना? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सर्विस हेल्थ सेंटर। तो मैं यहाँ आया था और आप क्यों पूछ रहे हो भाई, ऐसा क्या है? नहीं तुम RSS के आदमी? नो, मैं RSS का आदमी नहीं हूँ। कैसे लगा आपको RSS? अरे वो अशोक जौहर से, वहाँ एक बैंक में कर्मचारी काम करता था पुंछ का, उससे मिलने से लगा मैं बस से उतर के। तो वो उस पर नजर रखे हुए थे। तो मेरे को उन्होंने और इन्वेस्टिगेशन करके, कोई पर्चा है, कुछ कागज है, कुछ वो है, ऐसा करके छोड़ दिया। उनको ये थोड़ा सा उस चक्कर में आगे वो के डाउट हुआ कि बाद में जब बस चल पड़ी तो एक पुलिस ऑफिसर बैठा था उसमें, DIG वगैरह कुछ ऐसा सीनियर ऑफिसर बैठा था। वो आया मेरे पास, ये क्या पूछ रहे थे आपसे? मैं कुछ नहीं पूछ रहे थे, ऐसे पूछ रहे थे कौन हो, क्या है, कैसा है। तो मालूम है कौन है वो? मैंने कहा ना, वो उग्रवादी यहाँ के कमांडर चीफ था वो, और तुम्हें छोड़ दिया, ये मुझे अचंभा हो रहा है। मैंने कहा नहीं, मेरे पास कुछ था नहीं, मेरे से उन्होंने पूछा, ये पूछा, मैंने ये बताया, यही वास्तविकता है। नहीं तुम RSS के आदमी? मैंने कहा नो, मैं यहाँ कोई, यहाँ RSS है ही कहाँ जो मैं RSS का काम करता है यहाँ? मैं तो इसलिए आया था। तो बाद में अपने कार्यकर्ताओं को जब आके मैंने बताया रजौरी में, तो बहुत अचंभित हुए और उनको लगा कि सुरेश जी आज बच गए, नहीं तो किडनैप हो जाते। तो ऐसी कई घटनाएं हुई, लेकिन मैं निश्चिंत था। दिल्ली से 1-2 बार लड़कियां किडनैप होकर गई श्रीनगर में। अच्छा। और वहाँ दिल्ली से फोन गया और हम लगभग शाम के टाइम में पहाड़ी पर चढ़ना था, 35 किलोमीटर पैदल चल के गए, बिल्कुल खड़ी उस पर, जम्मू कश्मीर में, कश्मीर में नहीं, जम्मू राजौरी, काला धर जो बीच में पर्वत है, जम्मू और उसमें राजौरी
के पास, राजौरी से पहले। तो वहाँ गाड़ी खड़ी की और वहाँ से हम गए, 5-6 लोग थे वहाँ के और हथियार थे हमारे पास। वहाँ जाके उस मोहल्ले में जहाँ लड़की गई थी वहाँ से हमने देखा कि उसको बाल बूल गूंथ रखे थे जैसे गुजर गूंथते हैं, ऐसा वो उसकी कल्चर में, और उसको वहाँ रखा था। हमने वहाँ जा कर के सबको पहले मुंह पर पट्टियाँ बांधी, सबके हाथ पैर बांधे, उसमें किया, फिर लड़की को लिया साथ में। लड़की को लेकर के हम आए। लड़की विरोध कर रही थी, नहीं मैं यहीं रहूँगी, लेकिन उसको समझा बुझा करके फिर पिटाई भी करनी पड़ी उसकी थोड़ा सा, तो लेके आए। तो बहुत रिस्की काम था। रिस्की काम होने के कारण से वो थोड़ा सा ये भी लग रहा था कि भाई, लेकिन सेफ बचा के लाए। दूसरा श्रीनगर से लेके आए, अंदर गलियों में वहाँ ले जा, वो करनाल की लड़की थी और उसको ले जा करके, पंडितों की लड़की थी, MSc पास, एकदम बहुत सुंदर लड़की, और एक ऐसे बिल्कुल बेकार से उसके साथ वो चले गए, वहाँ भागी। वो विरोध कर रही थी तो उसको लगा के दो, एक हमारे अच्छे एक्सपर्ट थे लड़के, उन्होंने उसको लगाया यहाँ, एक थोड़ा बेहोशी हुई, उसके करके उठा के कंधों पर उठा करके लाए। वो ज़्यादा रिस्की था। वहाँ से आकर के फिर जीप में डाला, जीप को तेजी से लेकर के गए, और हम बाद में जब वो टनल से निकले तब जा कर के ये लगा कि चलो अब सेफ है। तो ऐसे कई तरह की सारी घटनाएं हुई, लेकिन मेरे काम में ज़्यादातर संघर्ष नहीं, प्यार प्रेम से। जेएनयू इसके प्राध्यापक, कश्मीर के प्राध्यापक आज भी मेरे से फ़ोन करते हैं, आज भी मिलते हैं। हमारी 2-3 शाखाएं भारत विकास परिषद की अभी हमने शुरू की, और छात्रों से भी, छात्र नेताओं से भी, ऐसे लोगों से। कुक्का परे वहाँ नेशनलिस्ट उग्रवादी था, उसको हमने दोस्ती की, उसको अलग किया। उसके साथ 100 उग्रवादी थे। वो चाहता था कि मैं उग्रवादियों से संघर्ष करूं, लेकिन संगठन की परमिशन ना मिलने के कारण से वो एक बड़ा प्रयास हमारा उग्रवादियों से उलझने का था। मानी इंद्रेश जी की प्रेरणा रहती थी, इंद्रेश जी के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में हम काम करते थे, लेकिन एक अच्छा समय बीता। बाद में 2 साल के बाद मुझे फिर दिल्ली का सायं प्रांत प्रचारक, विद्यार्थियों का काम पूरी दिल्ली का मुझे दे दिया, मैं दिल्ली वापस आया। आपने मेरा गांव मेरा तीर्थ ऐसा अभियान भी छेड़ा है, और आपने इसके तहत ही अपने प्रत्येक गांव को भी बदला है। तो क्या है इसके पीछे विचार और क्या है ये? ऐसा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री एक मिनिस्टर को, एक MP को एक गांव संभालना चाहिए, ऐसा अभियान चला रहे थे। तो मुझे लगा कि ये कोई करते कराते नहीं है, शोसेबाजी करते हैं अधिकतर सारे उसमें से, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का वो बिल्कुल हर्टिएस्ट अभियान था कि भी गांव का विकास होना चाहिए। तो उसी में मुझे एक दिन ऐसे ही रात को लेटे लेटे ध्यान में आया कि गांव का विकास तो गांव के लोग क्यों नहीं कर सकते। गांव से इतने अच्छे अच्छे लोग निकल करके आज कोई अधिकारी हैं, कोई अच्छे बिजनेसमैन हैं। हमारा छोटा सा गांव यमुना के ना, हमारे गांव से काफ़ी लोगों को मैं जानता था, जो भारत सरिया वाले बहुत बड़े व्यापारी हैं, आयरन के करोड़पति हैं, ऐसे और बहुत सारे लोग हैं, ऑफिसर्स हैं बड़े सारे, एक IAS ऑफिसर था दिल्ली में। तो मुझे लगा कि ये सारे लोग अगर अपने अपने गांव में जाकर के कुछ परिवर्तन करें तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। तो मैंने शुरू किया। फिर वहाँ से मेरे पिताजी का देहावसान हुआ था, तो उसी समय मैंने ये शुरू किया कि पिताजी के नाम से स्कूल में कुछ काम किया जाए। एक कमरा लैब बनवाई और अच्छा वो किया। लेकिन उसके बाद जो गांव वालों का स्नेह प्यार देखा, तो मैं फिर एक एक चीज़ गांव के बच्चों को पढ़ाना। गांव के पहले 36 बच्चे थे हमारे गांव के स्कूल में, आज 350 बच्चे हैं। 8-9 बसें बाहर जाती थी, पब्लिक स्कूल में लेके जाते थे गांव के। हमने प्रयास करके वहाँ अच्छे टीचर आए, वो पढ़ने लगे। फिर गांव में और छोटी छोटी चीज़ें, महिलाओं का उद्धार। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के मरंडा कॉलेज की और दौलत राम कॉलेज की लड़कियाँ हमारे गाँव में सर्वे करने के लिए गई। 2 बार ट्रिप लेकर हमने उनकी खूब अच्छी तरह व्यवस्था की। घर घर जा कर के एक के घर में वहाँ महिलाओं की कैसी स्थिति है उन्होंने पूरी रिपोर्ट लिख करके दी है। और एक अच्छा प्रकार का इस तरह से गांव में प्रोत्साहन हुआ। जब ऐसे देश भर की लड़कियां, वहाँ तो देश भर की लड़कियां पढ़ती हैं, आती हैं, तो ऐसे करके एक गांव से हमने शुरू किया। फिर हमने और गाँव में फिर ये आह्वान किया कि भाई आप अपने गाँव को
जो भी गांव में पैदा हुए, आज कोई बड़े अधिकारी हैं, पैसे वाले हैं, और आप तिरुपति मत जाओ, आप कहीं बड़े बड़े तीर्थों पर मत जाओ जहाँ हजारों लाखों रुपए खर्च करते हो, आप अपने गांव में जाओ ना। उस टाइम में, और अपने गांव में बिताओ, और अपने गांव में जो साधन आप वहाँ खर्च करते हैं अपने गांव में लगाओ। इसका इतना बढ़िया प्रभाव हुआ भाई साहब। मैं आज मेरे फेसबुक का हजारों लोग हैं जुड़े हैं इससे, और मेरे को संदेश आते हैं खूब। फिर मैंने ये विषय भारत विकास परिषद का बनाया, भारत विकास परिषद ने इसको अडॉप्ट कर लिया। पहले मैं जब इधर बम्बई में ही प्रचारक था, क्षेत्रीय संपर्क प्रमुख था, तब ये शुरू किया था। लेकिन उसके बाद फिर भारत विकास में आने के बाद ये भारत विकास में मेरा गांव मेरा तीर्थ, अपने गांव को तीर्थ मानो, क्या जरूरत है कहीं इधर उधर धक्के खाने की। और इसका एकदम इतना असर हुआ लोगों के ऊपर, लोगों के मन पर, तो लोगों ने धीरे धीरे काम करना शुरू किया। और मुझे लगता है कि अगर हम सब, आपके माध्यम से मैं अपने सब बंधु भगिनियों को कहूँगा कि आप तीर्थों पर जाइए, आपकी श्रद्धा है आप करिए, लेकिन अपने गांव के प्रति श्रद्धा रखिए, अपने गांव को अच्छा बनाइए। जहां आपके पूर्वज रहे, आपके पूर्वज वहां देवी देवता के रूप में रहते हैं, तो आप अगर अपने गांव का विकास करेंगे, गांव को अच्छा बनाएंगे, गांव में महिलाओं का सम्मान होगा, महिला शिक्षा शुरू होगी, तो ये अधिक यथार्थ होगा, अधिक पेइंग होगा। 2016 में आपको भारत विकास परिषद का संगठन मंत्री बनाया गया, और उसके बाद आपने संगठन में ऐसे क्या बदलाव किए हैं कि संगठन और उतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है? देखिए, अब मैंने क्या किया ऐसा तो नहीं मैं कह सकता कि मैंने किया है, क्योंकि मेरी वर्किंग शैली जो है वो कभी मैं वाला नहीं है, सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर के किया है। इतना जरूर है कि भारत विकास परिषद के जो कार्यकर्ता थे, सेकंड थर्ड फोर्थ लाइन के जो थे, पहली दूसरी लाइन वालों ने बेशक थोड़ा बहुत कम सहयोग किया होगा, लेकिन जो कार्यकर्ता थे हमारे सब प्रांतों में, उसमें उन्होंने बहुत सहयोग किया। और जहाँ जहाँ भी ऐसा हुआ, दो चीज़ों पर मुझे लगता था, सेवा और संस्कार। समाज को संस्कारित बनाएंगे और गरीब से गरीब व्यक्ति को हम अपने पैरों पर खड़ा करेंगे, ये दो बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और मैं इन दोनों बातों पर आगे बढ़ता गया। पूर्वांचल में गया, पूर्वांचल में शाखाएं नहीं थी, भारत विकास से कोई काम नहीं था, लेकिन वहाँ के लोगों ने इतना प्यार, इतना स्नेह दिया। आज 7 स्टेट में हमारी शाखाएं हैं। मतलब आप लोगों को कभी चुनौती आई, जैसे दक्षिण पूर्व दक्षिण भारत में? नहीं, चुनौती हमारे सेवा का काम है ना सर, शुद्ध सात्विक प्रेम, बिल्कुल एकदम से सेवा में हमने कभी और बात सोची नहीं। सेवा और संस्कार, समाज अच्छा बने, एकदम मैं विषय से कहीं इधर उधर भटका नहीं। संपर्क के माध्यम से बड़े लोगों से मिला। आज पूरे देश में हर स्टेट में हमारी अच्छी टोली है। सेवा में उनको काम में लगाया, उनके मन में सेवा भाव भरा, समाज में जागरण कि भाई हम सब बदल सकते हैं, हम सब समाज को बदल सकते हैं। और धीरे धीरे इसी भाव से आज बड़ी संख्या में लोग, एक दो जगह हमारे अपने लोकल व्यक्तियों ने, मैं दक्षिण में गया तो उनको लगा यार ये जैन है, तो वहाँ ऐसा जैन है तो क्या है, तो थोड़ा बहुत उनके मन में, मैं हिंदी नहीं बोलता, उनकी भाषा कन्नड़ नहीं बोल सकता हूँ, तो ये हिंदी भाषी है, तो ऐसा थोड़ा सा बिल्कुल आंशिक रूप से कोई, मैं उसको आप कह रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ, अदरवाइज पूरे देश में अच्छा स्नेह से काम किया। लद्दाख में हमारी शाखा है, लद्दाख में पहले कुछ काम नहीं था हमारा, इधर नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल ऊपर जा कर के सारा, लद्दाख में, और सब जगह हमारा काम है। ऐसा मतलब 7 स्टेट में कोई ऐसा मुझे ध्यान में नहीं आता कि हमारी शाखा ना हो, तो ये शाखा हमने शुरू की। एक समय देश में ऐसा आ गया था कि कोरोना काल आ गया था, लोग अपने अपने घरों के लिए पलायन कर रहे थे, सड़कों पे भूखमरी छाई थी, घरों घरों में भूखमरी छाई थी। उस समय आपने कड़ी मेहनत काम किया, उसके लिए आपको सम्मानित भी किया गया, कोरोना वॉरियर, और उसके साथ ही आपको चैंपियन ऑफ द चेंज करके अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। वो अनुभव कैसा था आपका? वो एक जिसको कहते हैं ना कि दुस्साहस, लोग घरों में रहते थे, डरते थे, घर से बाहर निकलने में भी बड़ा ये लगता, अरे मैं 1-2 घरों पर गया शुरू में, तो लोग कहते थे अरे भाई साहब क्यों आए आप,
माताएं बहनें बिठा के कोई चाय पिलाना या उसकी बजाय मुझे बाहर से, अरे आपकी जीवन, वो डर खुद रहे थे, मुझे कह रहे थे तुम्हारा जीवन बहुत कीमती है, अब जाओ वहीं अपने कार्यालय में बैठो, यहाँ तक की बात आती थी। लेकिन उस समय भगवान ने ऐसा किया होगा, हमने अपने कार्यालय में हजारों टन चावल दाल, जिसको बोला उसी ने 2 ट्रक भेज दिया, जिसको बोला वो उसी ने ट्रक भेज दिया। और हमने वहाँ जो फैक्ट्रियों में मजदूर रहते थे, हमारे अच्छे मित्रों की फैक्ट्रियाँ थी सोनीपत बॉर्डर पर, दिल्ली सोनीपत बॉर्डर पर, वहाँ से उनको बुलाया, 60-70 लड़के वहीं बुलाए और वहीं रखे कार्यालय में, बाहर नहीं जाने दिया। वो रोज पैकिंग करते थे, ऐसे लिफाफे ला करके प्लास्टिक के हमने, और हम बाहर फैक्ट्रियों में भी देके आते थे, जो परिवार रहते थे फैक्ट्रियों में मजदूरों के, और वहाँ भी कार्यालय में भी हमारी लाइन लगी रहती थी, उनको देते थे। बाद में मेडिसिन आई, मेडिसिन का दिया, इंजेक्शन आए, कमरों का रात भर बैठा रहता था, भाई साहब एक कमरा अरेंज हो जाएगा क्या, सबको इधर उधर हाथ पैर जोड़ के मैं कमरा अरेंज करता था। एक कॉलेज में सर्विस करता था एम्प्लॉय, बहुत गरीब आदमी था, उसका लड़का बेचारा उनको अपने उस पर साइकिल पे बिठा करके लाया, तो मैं उसको अग्रसेन हॉस्पिटल में लेके गया और उन्होंने एक कुर्सी दे दी उसको और ऑक्सीजन लगा दी कुर्सी पर बैठा करके, वो थोड़ी दूसरी कुर्सी थी वैसी, तो उस पर ऑक्सीजन लगा दी। दिन भर वो बैठा रहा, उस पर ऑक्सीजन लगी रही। तो मैंने उसको कहा, उसके जो प्रेसिडेंट थे, कि यार दिन भर बैठा रहा ये, अब इसको दे दो, कोई रात भर बैठा मर जाएगा, वैसे ही मर जाएगा ये, ऑक्सीजन से कैसे बचेगा, छोटी मोटी दवाई दे रहे। तो थोड़ा हमारी गर्मा गर्मी। बाद में वहाँ एक वो था ऑर्डरली जो रहते हैं, उसने कहा बाबूजी थोड़ी देर में आप मेरे पास आना। तो वो अध्यक्ष चला गया था, तो उसने अंदर वीआईपी उसमें एक बेड लगा हुआ था, उसने कहा बाबूजी इस पर लगा दो, सुबह सुबह 4 बजे से पहले उठा दूंगा मैं, 4 बजे तक मैं आपको दे रहा हूँ, आपके कारण से, आप इतने इसके लिए परेशान है, इतना वो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और निस्वार्थ भाव से मैं देख रहा हूँ। तो वो बेड दे दिया। उधर आर्मी के एक बड़े सीनियर ऑफिसर मेरे मित्र थे, हांडा जी, तो हांडा जी का फोन आया कि वहाँ चले जाओ, जो आर्मी का वो बना हुआ था उसमें एक सीट खाली है, और इमीडिएटली 4 बजे होते ही, सुबह 4 बजे चले जाओ। मैंने उसको उठाया और गाड़ी में बिठा करके, और वहाँ मेरे को ना ये लगा कि इसको कोरोना है, मेरे को हो जाएगा, ये मैं उसको ले करके वहाँ छोड़ करके आया और वो बच गया बेचारा। फिर मेरी माताजी दिवाली से पहले सूरत में मेरी माताजी को कोरोना हो गया। 3 भाई मेरे वहाँ रहते थे, तो वो घबराए हुए थे बुरी तरह से, बाल बच्चेदार आदमी थे। हॉस्पिटल में छोड़ दिया माँ को, और वो हॉस्पिटल में जाते नहीं, डरते थे हॉस्पिटल में कि कहीं ऐसा ना हो जाए उसे। तो मुझे पता लगा, मैं उसी दिन गया, दोपहर में माँ को एडमिट करवाया, मैं चला गया। मैं जा करके अपना वहीं लेके गया, कपड़े वहीं, और एक वो लगा करके पर्दा, उसके पीछे मैंने, वो डॉक्टर कहने लगा नहीं सर हम अलाउ नहीं करा। भाई तुम यार, तुम अकेले बचा नहीं सकते मेरी माँ को, मैं जानता हूँ माँ का स्वभाव क्या है, कैसा है, और चिंता नहीं करो, मेरे को हो जाएगा, कोई बात नहीं, माँ को ठीक करना है मैंने। आप कल्पना नहीं कर सकते, मैं 4 बजे उठा के माँ को चाय पिलाता था, धीरे धीरे कुछ थोड़ा थोड़ा खिलाता था। माँ खाती नहीं थी कुछ भी, एक सेब की एक वो मैं उसको खिलाता था। डॉक्टर बार बार कहते आपकी जीवन बहुत कीमती है सर, आप मेरी बात, हम करेंगे ये सारे काम, हम करेंगे, नर्स करेंगे। मैं नर्स भी तो करेगी ना, मैं भी कर रहा हूँ। जब नर्स कर सकती है या डॉक्टर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं माँ की सेवा करूँगा। और आपको कल मैं वो नहीं कर सकता। 7वें दिन दीपावली पड़नी थी, 7वें दिन दिवाली से पहले मैं माँ को घर ले आया, और घर ला करके फिर वो उन्होंने आकर के ऑक्सीजन वगैरह वहाँ लगा दी, कोई दिक्कत होगी तो वहाँ सारी चीज़ें, लेकिन माँ उस संकट से निकल गई। मैंने कोरोना को बहुत निकटता से देखा है, बहुत निकटता से देखा है, और लोगों को मरते भी देखा है, लोगों को बचते भी देखा है। लेकिन मैं कोरोना पर कह सकता हूँ कि कोरोना एक करेजियस बीमारी थी। जो डिस्करेज हो गया, जो डिमोरलाइज हो गया, वो चला गया। जिसने हिम्मत से काम लिया, हिम्मत से वो बैठा रहा, और उसने थोड़ी प्रिकॉशन रखी, और डॉक्टरों ने स्टेरॉयड वगैरह नहीं दिए, वो पेशेंट बच गए। बिल्कुल मौत के मुंह से निकाल के लाया मैं कई पेशेंट्स को उस समय। और हमारे कार्यालय में मैं खूब लोगों के साथ मिल करके, आप फोटो देखिए, आप अचंबा मानेंगे, उसमें इतने, उसमें से सब टोली हमारी
10-12 कार्यकर्ता थे हमारे, एकदम। एक बग्गा जी हमारे गार्जियन है, उसके कार्यालय के प्रमुख हैं, राजकुमार बग्गा जी। उन्होंने जितना काम किया, मेरी प्रेरणा के स्रोत वही बने। कंधे से कंधा मिलाकर रात को 12 बजे घर जाते थे और सुबह 4-5 बजे फिर आ जाते थे। हमने मिलकर के खूब काम किया और लोगों का सबका बहुत अच्छा विश्वास मिला, स्नेह मिला। यही है। और चेंज, चैंपियंस ऑफ चेंज, हमने ऐसे परिवार, अमित झा करके एक लड़का लुधियाना में बिल्कुल झुग्गियों में रहता था, वो झारखंड का रहने वाला, माता पिता दोनों मजदूरी करते थे, बहन छोटी, वो कार्यालय में आके बाहर बरामदे में रोशनी में पड़ता था। तो वहाँ के अध्यक्ष ने उसको डांट दिया। तो मैं कई बार गया उससे मिलने, वो करने, तो फिर अध्यक्ष जी ने कहा कि मेरे कमरे में बैठ के पढ़ लो बेटा, कोई बार रोज आया करो, पढ़ा करो। वो पढ़ा और वो 2 साल में 3 साल में पढ़ाई करते हुए इंजीनियर बना। इंजीनियर बन के फिर वो कहने लगा मैं आईएएस की परीक्षा देना चाहता हूँ, तो संकल्प में बिठा दिया। तो एक 5-7 साल की मेहनत के बाद वो बच्चा आईएएस बन गया। और अमित झा आज फरीदाबाद का कलेक्टर है। उसने 60-70 बच्चे झुग्गियों के अडॉप्ट किए और उसका संकल्प है कि मैं इनको आईएएस बनाऊंगा, तब ही मैं भारत विकास परिषद का ऋण चुका सकूंगा। एकदम बहुत बढ़िया लड़का है। आजकल उसको लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रधानमंत्री जी ने स्पेशली उसको भेजा है पढ़ने के लिए। तो ऐसा कुछ उदाहरण इनको पता लगे हुए जिन्होंने ये अवार्ड दिया मुझे। मैं गोवा में बुलाया था, मुझे गोवा में ये अवार्ड मुझे दिया था। तो ऐसे काम करते करते अवार्ड का महत्व तो नहीं है, वहाँ और भी कई अवार्ड, नेशनल लेवल के अवार्ड ये, लेकिन उनका कोई महत्व तो नहीं है। अपना तो हेतु है अपना देश भारतवर्ष सक्षम बने, सक्षम राष्ट्र बने, कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहे, अभावग्रस्त नहीं रहे। क्योंकि हमारे संस्थापक ने, मैंने जब पुस्तक पढ़ी, मैं तो बहुत बाद में आया कि भारत विकास परिषद इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलीट पीपल ऑफ द सोसाइटी टू सर्व द डिप्राइव्ड पीपल ऑफ द सोसाइटी। वंचित व्यक्ति कोई रहा नहीं, हर वंचित व्यक्ति का हम सारा बन सके, भगवान से यही प्रार्थना है। और इसी प्रार्थना से, इसी प्रेरणा से हम सब भारत विकास में काम कर रहे हैं। प्रभु ने खूब सफलता दी हमको। मैं 100% संतुष्ट हूँ कि भारत विकास परिषद में आने के बाद मैं 16 तक प्रचारक था, क्षेत्रीय संपर्क प्रमुख था, यहीं रहता था। 16 के बाद मैं भारत विकास परिषद में आया। ये 9 साल की मेरी यात्रा मेरे मन को, मेरे जीवन को एकदम, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद दिस। और आगे 2-4 साल, 5 साल जितने भी और जीवन है, हम इसको काम करके, मेरी इच्छा है कि भारत विकास परिषद एक संस्कारित भारत बना सके, बच्चों को संस्कारित कर सके, बच्चों में परस्पर विश्वास, समाज में विश्वास, परिवार संस्कारित हो सके और एक संस्कारित भारत, जैसे सक्षम राष्ट्र, समर्थ राष्ट्र, इसी तरह से संस्कारित राष्ट्र ये बने। इसके लिए एक प्रयास हमारा है। तो जो सामाजिक संगठन ही कर सकते हैं, सामाजिक लोग ही कर सकते हैं, सामाजिक नेतृत्व ही कर सकता है, तो ये काम हम करने में लगे हैं। इतना आपके माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। तो देखा आपने कि कैसे सुरेश जैन जी ने एक आरएसएस के प्रचारक से लेकर भारत विकास के संगठन मंत्री तक जमीनी स्तर से लोगों को कैसे उनके जीवन में बदलाव किया है, देशभक्ति सिखाई है, राष्ट्रभक्ति सिखाई है, राष्ट्र के प्रति प्रेम सिखाया है। तभी इन्हें चैंपियन ऑफ द चेंज कहा जाता है और इनको चैंपियन ऑफ द चेंज से सम्मानित भी किया गया है। वीडियो आपने यहाँ तक देख ली हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।